नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। पहाड़ समाचार के साथ मैं हूं कुंदन जब्यार। देहरादून में आज सुबह 11 बजे कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। जानकारी के मुताबिक सचिवालय में सुबह 11 बजे होने वाली इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सूत्रों की माने तो बैठक में राज्य में आर्थिक गतिविधियों से लेकर पर्यटन के मद्देनजर कुछ खास फैसलों पर मुहर लग सकती है, कुछ खास प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। आज सुबह 11 बजे ये बैठक होगी, लेकिन बैठक में क्या फैसले लिए जाएंगे इस पर पूरे प्रदेश की नजर होगी, क्योंकि आर्थिक संकट से पूरा देश गुजर रहा है। एक तरीके से उत्तराखंड में इससे अछूता नहीं है। खासतौर पर उत्तराखंड में पर्यटक उद्योग जो प्रदेश की आर्थिकी की जान है, वो उद्योग ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में सरकार क्या फैसला लेती है, इस पर पूरे प्रदेश की नजर होगी। पर्यटन के मुद्दे पर चर्चा इस कैबिनेट में संभव है। इससे जुड़ा हुआ कोई प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जा सकता है। कोरोना से जंग और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पीएम मोदी ने कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया है। पीएम ने कहा है कि इस पैकेज से देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में मदद मिलेगी। 2020 में 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इतने बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान करते वक्त इसकी अहमियत को बताया भी और समझाया भी। ये राहत पैकेज देश की जीडीपी का 10% है। देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ये पैकेज हर क्षेत्र को मजबूत करने के लिए मददगार साबित होगा। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। भारत अब आत्मनिर्भर बनेगा। इसके लिए 5 पिलर को मजबूती दी जा रही है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला पिलर इकोनॉमी, दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा पिलर हमारी सिस्टम, 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा पिलर हमारी डेमोग्राफी, पांचवा पिलर डिमांड। हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर प्रधानमंत्री का पूरा फोकस है। इसके साथ ही उन्होंने लॉकडाउन से एग्जिट प्लान को अभी फुल स्टॉप लगा दिया है। लॉकडाउन 4 के संकेत दिए हैं। लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं, उनके आधार पर लॉकडाउन 4 इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पूरा देश पीएम से उम्मीदें लगाए बैठा था और पीएम मोदी ने भी खजाना खोलकर ये साफ कर दिया है कि अगर उम्मीद है तो कुछ भी असंभव नहीं। टीम न्यूज स्टेट। 3 दिन पहले उत्तरकाशी के डूंडा गांव में एक युवक कोरोना संक्रमित पाया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने पूरे गांव को सील कर दिया था। 32 वर्षीय युवक 8 मई को मोटरसाइकिल से गुजरात के सूरत से उत्तरकाशी के डूंडा क्षेत्र में लौटा था। वो संक्रमित पाया गया। उसके संपर्क में आए 5 अन्य लोगों को भी आइसोलेट करके रखा गया है। उत्तरकाशी जिले में कोरोना वायरस संक्रमण का ये पहला मामला था। उत्तराखंड सरकार राज्य के बाहर फंसे हुए लोगों को प्रदेश में लाने का काम लगातार कर रही है। अब तक राज्य में आने के लिए करीब 2 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि 52,000 के करीब लोग दूसरे राज्यों से आ चुके हैं। इन लोगों को ट्रेन और बसों के जरिए वापस इनके घर पहुंचाया जा रहा है।
जो रजिस्ट्रेशन हो गए हैं वो करीब 1,98,584 हमारे रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, जिसमें अब तक जो है लगभग 51,394 लोग वापस आ चुके हैं। ये विभिन्न प्रदेशों से हैं। जो आने वाले समय में जो हमारा प्लान ये है कि हम आसपास के क्षेत्रों से, जो आसपास के हमारे प्रदेश हैं, वहाँ से हम मैक्सिमम जो है बस के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, और जो हमारे दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ से हम लोग ट्रेन के माध्यम से आवागमन करेंगे। जैसा कि आपको विदित ही है कि हमारी एक ट्रेन काठगोदाम जो है वो पहुँच चुकी है, जो कि सूरत से आई थी। इसके अलावा हरिद्वार पूना से एक ट्रेन हरिद्वार के लिए आई थी, वो भी अब पहुँच रही है। और इसके अलावा कल एक ट्रेन जो है बैंगलोर से हमारी हरिद्वार आएगी। जिन लोगों को उत्तराखंड लाया जा रहा है उनकी गहनता से जांच की जा रही है। ट्रेनों और बसों में बैठाने से पहले उनकी जांच होती है। साथ ही प्रदेश में आने के बाद भी मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। एक तो उनका आरोग्य सेतु में क्या स्टेटस है और जिस समय वो चल रहे हैं उस समय क्या स्टेटस है वो हम लेते हैं। उसके बाद ही उनको पास, यदि ग्रीन होता है तो उसी के आधार पर उनका पास इशू किया जाता है। दूसरी बात, जो बसों से जो आदान प्रदान हो रहा है उसमें जब बस में लोग यात्री बैठते हैं उस समय हम सभी का स्क्रीनिंग करवाते हैं, चाहे वो चंडीगढ़ हो या पंजाब हो या विभिन्न जगह हो, वहाँ पे सभी का हम लोग स्क्रीनिंग कराते हैं। स्क्रीनिंग में जो लोग ठीक पाए जाते हैं उनको बस के माध्यम से लाया जाता है। उसके बाद जहाँ वो पहुँचते हैं, जैसे हरिद्वार पहुँचे हैं या फिर हल्द्वानी पहुँचे हैं या उधम सिंह नगर पहुँचे हैं या फिर यदि हमारे किसी जनपद में पहुँचे तो वहाँ पे उनकी दोबारा स्क्रीनिंग होती है। तो जो गाइडलाइन है, जो हमारी SOP है वो ये है कि यदि किसी में इस तरह के जो इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स हैं, यदि वो पाए जाते हैं तो उनको फिर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाता है, और यदि उनमें सिम्टम्स नहीं है तो उनको होम क्वारंटाइन किया जाता है। गुजरात के सूरत से प्रदेश के 1400 श्रमिक हरिद्वार पहुंचे। स्टेशन पर श्रमिक एक्सप्रेस पहुंचने पर रेलवे के कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। सभी को बसों के जरिए उनके शहर और गांवों तक भेजने की व्यवस्था की गई। देर रात श्रमिक एक्सप्रेस के जरिए करीब 1400 प्रवासी श्रमिक गुजरात के सूरत से हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार पहुंचते ही इन सब के चेहरों पर घर पहुंचने की खुशी साफ नजर आई। स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचते ही रेलवे के कर्मचारियों ने ताली बजाकर श्रमिकों का स्वागत किया। स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग का इंतजाम किया गया था। इस ट्रेन से हरिद्वार के 799, गढ़वाल के 48 और कुमाऊं क्षेत्र के 120 श्रमिक हरिद्वार स्टेशन पहुंचे। कुमाऊं क्षेत्र के मजदूरों को बसों से हल्द्वानी और रुद्रपुर के लिए रवाना किया गया, जहां आज मेडिकल चेकअप के बाद उनको उनके क्षेत्रों के लिए रवाना कर दिया जाएगा। सूरत से हरिद्वार को ट्रेन आया है, तो इसमें करीब 1400 लोग जो है पहुंचे हैं और ये विभिन्न जनपदों के रहने वाले हैं। अभी जो कुमाऊं क्षेत्र के रहने वाले लोगों को जो है अभी तत्काल बसेस में रवाना किया जा रहा है और वो हल्द्वानी और रुद्रपुर में जो है आज रात रुकेंगे और कल जो है उनका स्क्रीनिंग करने के बाद वहाँ से जो है प्रत्येक जनपद को भेजा जाएगा। गढ़वाल के श्रमिकों को रात हरिद्वार में ही रोका गया था। उन्हें आज चेकअप के बाद उनके घरों को भेजा जाएगा। गढ़वाल के लोग जो है ये इधर जो है आज रात रुकेंगे। उनका 5 धर्मशाला, आश्रम वगैरह जगह में जो है हमने इंतज़ाम किया हुआ है। कल सुबह जो है उनका रवाना यहाँ से जो है संबंधित जनपदों के लिए होगा। मंगलवार दोपहर में भी महाराष्ट्र से 1206 श्रमिकों की वापसी हुई थी, जिसमें से 2 संदिग्धों को आइसोलेट किया गया है। आशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, हरिद्वार। इससे पहले मंगलवार को उत्तराखंड के अलग अलग जिलों के करीब 1200 प्रवासियों को लेकर महाराष्ट्र के पुणे से श्रमिक एक्सप्रेस हरिद्वार पहुंची, जहां हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। सभी तरह की जांच से गुजरने के बाद सभी लोगों को उनके गृह जनपद भेजा जाएगा। जानकारी के मुताबिक करीब 20 डॉक्टरों की टीम थर्मल स्क्रीनिंग में जुटी है। महाराष्ट्र के पुणे से पहुंचे 1200 प्रवासियों में से अकेले 700 से ज्यादा हरिद्वार जिले के ही रहने वाले हैं। गवर्नमेंट ने हमारे लिए इस कोविड-19 वायरस के चलते हुए इतना अच्छा अरेंजमेंट्स किया है, तो इससे हमें बहुत खुशी मिली है। मैं गवर्नमेंट को थैंक यू कहना चाहती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है घर वापस लौटने में। हरिद्वार में पहली फर्स्ट ट्रेन आई है जो बाहर से पुणे से आई है और इसमें अराउंड 1206 पैसेंजर्स हैं
और ये विभिन्न हमारे यहाँ जितने भी स्टेट्स हैं 13 स्टेट्स वहाँ के हैं ये सब पैसेंजर्स, और इनको अब यहीं से स्क्रूटनी करके सेग्रीगेट करके कुमाऊं से कुमाऊं में और गढ़वाल के गढ़वाल में इनको भेजा जा रहा है। यहाँ पे पूरा हमने व्यवस्थाएं वगैरह करी हुई हैं पूरी सिक्योरिटी की, GRP ने भी, RPF है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, सभी की यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं। उत्तराखंड में भी प्रवासी मजदूरों की वापसी जारी है। पहली ट्रेन गुजरात के सूरत से 1200 मजदूरों को लेकर काठगोदाम पहुंची थी। ट्रेन पहुंचने के बाद एहतियातन एक एक करके बोगी के गेट को खोला गया ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। मेडिकल जांच के बाद सभी मजदूरों को 40 बसों के जरिए उनके घरों के लिए रवाना कर दिया गया। सभी मजदूरों को मेडिकल जांच के लिए स्टेडियम में रोका गया। मौके पर स्वास्थ्य विभाग के साथ जिले के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे। मेडिकल परीक्षण उपरांत और उनकी डॉक्यूमेंटेशन उपरांत उनको जो दूर के यात्री हैं उनको स्टेडियम में उनका स्टे अरेंजमेंट किया गया है कोलापर स्टेडियम में। और जो हमारे नैनीताल के यात्री हैं उनको हमने पृथक से 3 पानी में अरेंजमेंट किया है, जिनको ये कोशिश रहेगी कि आज ही उनको हम घर उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचा दें। अभी काठगोदाम में ये ट्रेन पहुंची है। इसमें लगभग 1200 यात्री थे, जिनमें हमारे कुमाऊं के 6 जिलों के लोग हैं। ये कल रात 4 बजे चली थी, आज शाम को लगभग 11 बजे यहाँ पे पहुंची है। इनका मेडिकल चेकअप लगातार चल रहा है और इनका रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है। लॉकडाउन के चलते बड़ी तादाद में लोग अपने गांव लौट रहे हैं। लोगों को दोबारा से रोजगार की तलाश में पहाड़ न छोड़ना पड़े, इसके लिए सरकार स्वरोजगार के रास्ते खोलने की कोशिश में जुटी है। स्वरोजगार स्थापित करने वालों को बैंक लोन की अड़चन न आए, इसे लेकर पौड़ी के जिलाधिकारी ने जिले के सभी बैंक अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो बैंकों में आए हुए लोन के प्रस्ताव को जल्द से जल्द नियमानुसार तेजी से पास करें। साथ ही कहा कि जो प्रवासी अपने प्रदेश में ही स्वरोजगार करना चाहते हैं उनके लिए भी बैंक अपनी योजनाएं उनके सामने रखें। जितने भी लोन से रिलेटेड मैटर्स हैं, जितनी भी हमारे सरकारी योजनाएं चल रही हैं और जितने भी आवेदन बैंकर्स के पास हैं, तो हम लोगों ने कहा कि कम से कम उसकी प्रक्रिया को सरल करें। और काफ़ी लोग बाहर से आ रहे हैं प्रवासी लोग, तो वो लोग भी अप्लाई करेंगे, चाहे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना में हो या फिर होम स्टे की योजना हो या PME-GPY में करें। तो हमने कहा कि हम अब लगातार इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि सूबे के सभी कॉलेज में प्रिंसिपल के पोस्ट भर दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए लोन देने की व्यवस्था कर रही है और इस पर सब्सिडी भी दी जाएगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों को निर्देश दिए थे कि जल्दी सभी कार्मिकों की DPC कर दी जाए और किसी के प्रमोशन नहीं रोकने चाहिए। हमारे शिक्षा विभाग में अभी हमने प्रभारी प्राचार्य बनाए थे पहले, क्योंकि DPC रुक गई थी और 3 दिन पहले सबकी DPC हो गई है। आज हमने उनको नियुक्तियां भी दे दी हैं। UG में 28 प्राचार्यों को भेजा हमने और PG कॉलेज में हमने 2 प्राचार्यों को भेजा है। और एक बड़ा काम हमारी सरकार ने किया है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की लॉन्च किया है, जिसमें 10 लाख से लेकर 25 लाख रुपए जो है कोई भी बेरोजगार युवक ले सकता है। 25% की उसको सब्सिडी दी जाएगी। और कोऑपरेटिव विभाग ने एक काम और किया है कि 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक अगर कोई भी काम करना चाहता है, कृषि आधारित काम करना चाहता है, कोई बागवानी करना चाहता है, कोई डेयरी करना चाहता है, तो हम 5 लाख रुपए तक का लोन जो है दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के तहत बिना ब्याज के लोन सबको देने वाले। उत्तराखंड हाईकोर्ट में लॉकडाउन के दौरान छात्रों से फीस न वसूलने वाली जनहित याचिका पर मंगलवार को अहम सुनवाई हुई। ये याचिका हालात सामान्य न होने तक प्राइवेट और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों से फीस वसूली के खिलाफ दायर की गई है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि LKG और UKG में पढ़ रहे छोटे बच्चों को किस तरह ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है और कितने फीसदी बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और कितने स्कूल से ये सुविधा मिल रही है। कोर्ट ने राज्य सरकार से शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाने के आदेश भी दिए ताकि अभिभावक जबरन फीस की मांग कर रहे स्कूलों के खिलाफ अपनी शिकायत नोडल अधिकारी को दर्ज करा सकें। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 2 हफ्ते के बाद की तारीख मुकर्रर की है। गौरतलब है कि देहरादून निवासी आकाश यादव ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि निजी और सरकारी स्कूलों में स्थिति सामान्य होने के बाद ही अभिभावकों से ट्यूशन फीस की मांग की जाए, साथ ही ट्यूशन फीस के नाम पर अन्य कोई शुल्क न लिया जाए और न ही अगले सत्र में फीस में किसी तरह की वृद्धि की जाए।
नैनीताल के जोली कोट से करीब 300 मीटर की दूरी पर गुलदार का शत शव मिलने से वन्यजीव प्रेमियों में आक्रोश है। गुलदार का शव मिलने की सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग ने लगभग महीने भर पुराने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इससे पहले भी इसी क्षेत्र में कई गुलदार फंदे में फंसकर अपनी जान गंवा चुके हैं। 25 जून 2018 को इस इलाके में एक गुलदार तार में घायल अवस्था में मिला था, जिसे रेस्क्यू कर रानीबाग सेंटर भेजा गया था। 10 मई 2019 को भी मोटरसाइकिल की एक्सीलेटर वायर में फंसे एक गुलदार की जंगल फायर की वजह से जलकर मौत हो गई थी। इस क्षेत्र में ये पिछले 2-3 साल के बीच में तीसरी दुर्घटना है और 3 बार जो बाघ मारे गए हैं वो फंदे के द्वारा मारे गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र में जो शिकारी हैं काफ़ी सक्रिय हैं। लगाते तो फंदा वो काकड़ के लिए हैं, लेकिन उसमें बाघ फंसा हुआ है। हरिद्वार में वन विभाग ने घायल मादा गुलदार को रेस्क्यू कर इलाज के लिए चंडी चिड़ियापुर रेंज भेजा है। दरअसल वन विभाग को मादा गुलदार के घायल होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद हरकत में आए वन विभाग ने खानपुर रेंज की औरंगाबाद बीट में घायल हालत में मिली मादा गुलदार को रेस्क्यू कर हरिद्वार कार्यालय लाया। वन विभाग के मुताबिक मादा गुलदार के घायल होने की वजह उसका भैंस के झुंड से भिड़ना हो सकता है। मादा गुलदार है, इसको थोड़ा घायल अवस्था में देखा और भैंस जो थे वो उसके बीच में था, तो इन लोगों ने फिर जो है उसको देखकर सूचना दी और सूचना देने पे हमारे यहाँ पर और उसके साथ ही जो खानपुर रेंज के हमारे रेंज अधिकारी और स्टाफ है, इन लोगों ने मिलकर इसको रेस्क्यू किया। 15 मई को भगवान बद्रीनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे, जिसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लेकिन कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए इस बार चुनिंदा लोगों को ही मंदिर में जाने की अनुमति दी गई है। भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। लॉकडाउन के चलते इस दौरान केवल मंदिर से जुड़े लोग ही प्रवेश कर पाएंगे। इसके अलावा किसी भी दूसरे व्यक्ति को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है। बद्रीनाथ धाम के पास स्थित दूसरे मंदिरों में भी केवल पुजारी ही मौजूद रहेंगे। ब्रह्म कपाल के आसपास भी किसी को जाने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा भगवान से कोरोना को मात देने के लिए प्रार्थना की जा रही है। और मैं आपके माध्यम से भी भगवान बद्री विशाल से वो याचना करता हूँ कि जो महामारी वर्तमान में फैली है, इसके लिए भी हम वहाँ पे अभिषेक करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और सबके सुख दुख के लिए आम व्यक्ति खुश रहे, स्वस्थ रहे, यही हमारा लक्ष्य होगा। जय बद्री विशाल। 15 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्म काल के लिए खोल दिए जाएंगे। 13 मई को शंकराचार्य पावन का दीप योगदान मंदिर पांडुकेश्वर में विराजमान होगा और 14 मई को कुबेर जी, उद्धव जी और शंकराचार्य जी की डोली भगवान बद्री विशाल के धाम के लिए रवाना होगी। 15 मई को ब्रह्म मुहूर्त में ठीक 4:30 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्म काल के लिए खोल दिए जाएंगे। यहाँ पे जो हमारा योग ध्यान बद्री मंदिर है, वहाँ पे पूज्य रावल जी और जो कुबेर जी, उद्धव जी और शंकराचार्य जी की गद्दी के साथ हम 14 तारीख को बद्रीनाथ धाम को प्रस्थान करेंगे और 15 तारीख को हमारे कपाट खुलेंगे। पौराणिक मान्यताओं को जीवित रखने के लिए भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने अनिवार्य हैं। इसलिए कपाट खोलने की तारीखों में बदलाव किया गया है। पहले जहां 30 अप्रैल को तारीख तय की गई थी, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए 15 मई को दूसरी तारीख तय की गई है। चमोली से नितिन सेमवाल के साथ टीम न्यूज स्टेट। भगवान बद्रीनाथ के कपाट 15 मई की सुबह खुलने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी की जा रही है। कपाट खुलने से 4 दिन पहले जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में लगने वाले गरुड़ छाड़ मेले का सामान्य रूप से आयोजन किया गया। कोरोना वायरस के चलते इस बार केवल भगवान विष्णु और गरुड़ की पूजा की गई। मान्यता है कि भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर 4 दिन पहले बद्रीनाथ की ओर रवाना हो जाते हैं। इन्हीं मान्यताओं का पालन करते हुए बद्रीनाथ धाम के रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी और धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल ने भगवान विष्णु और गरुड़ की विशेष पूजा अर्चना की। कोरोना की मार के चलते उत्तराखंड में पर्यटन उद्योग तबाही की ओर है। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी खुलेगी या नहीं, अभी स्थिति साफ नहीं है। घाटी के न खुलने पर इससे सरकार को भी लाखों का नुकसान होने वाला है। कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में जारी लॉकडाउन से लोग परेशान हैं।
उत्तराखंड का पर्यटन व्यवसाय भी इसकी चपेट में है। विश्व प्रसिद्ध चमोली स्थित फूलों की घाटी 1 जून से खुलेगी या नहीं, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। कोरोना संक्रमण के चलते हुए इस बार बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है और जब तक कोई स्पष्ट आदेश शासन प्रशासन या उच्च स्तर से नहीं प्राप्त हो जाता है तब तक यह नहीं कहा जा सकता है कि फूलों की घाटी कब खुलेगी। वैसे प्रतिवर्ष 1 जून को खोल दी जाती है। फूलों की घाटी में करीब 500 प्रजाति के फूल खिलते हैं, जिन्हें देखने के लिए भारत ही नहीं बल्कि विदेश से भी हजारों सैलानी यहां पहुंचते हैं और उत्तराखंड सरकार को इससे काफी मुनाफा होता है। साल 2019 की बात करें तो पिछले साल 17,950 देशी विदेशी सैलानी फूलों की घाटी पहुंचे थे। इससे वन विभाग को करीब 27 लाख रुपए का राजस्व मिला था। पिछले वर्ष जो है 17,950 देशी विदेशी पर्यटकों ने जो है विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी का दीदार किया है और 27,60,000 का राजस्व प्राप्त हुआ। वैली ऑफ फ्लावर में अनुमानित 500 से अधिक पुष्प प्रजातियां जो है लोगों को प्रभावित करती हैं, आकर्षित करती हैं। विश्व प्रसिद्ध इस फूलों की घाटी में ब्रह्म कमल के साथ साथ कई अनोखे और खास फूलों को देखने के लिए सैलानी यूं ही चले आते हैं, लेकिन इस साल सैलानी घाटी की सैर कर पाएंगे या नहीं, इसको लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। नितिन सेमवाल, न्यूज़ स्टेट, चमोली। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, सीएम त्रिवेंद्र रावत कोरोना मामले पर समीक्षा बैठक करने वाले हैं। आज 11 कमेटियों के अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। सुबह 10 बजे लोक भवन में ये बैठक होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से जुड़ी हुई, जहां पर उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक होने वाली है। उससे पहले 11 कमेटियों के साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी बैठक करेंगे और इसलिए ये बैठक का बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि कैबिनेट बैठक से पहले 11 कमेटियों के अध्यक्षों के साथ जो बैठक होगी उसमें कैबिनेट बैठक को लेकर के खाका खींचा जा सकता है। प्रस्ताव पर क्या आगे फैसला लेगी कैबिनेट, इस पर रास्ता साफ हो सकता है। पहाड़ समाचार में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।